नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है और पिछले 24-25 घंटों में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इस पर तो चर्चा बहुत जरूरी है। ये एक अवार्ड है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्ले। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्ले, ये अवार्ड है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2024 में 2 बार की यात्रा हुई, 2025 में यात्रा हुई। 2025 में पुतिन आए, माफ कीजिएगा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और 2025 में पुतिन आए भारत दिसंबर में। और दिसंबर में पुतिन के आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने खेल करना शुरू किया और भारत को परेशान करने की एक प्रकार से कोशिश शुरू कर दी। भारत के ऊपर अनाप शनाप टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, धमकी देनी शुरू कर दी कि 500% लगा देंगे। उसके बाद एक घटना होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में है। आप सबको मालूम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एजेंडा है दुनिया भर के। उसको खुद ट्रंप कहते थे कि ये जितने एलीट माफिया हैं वो उनका एक क्लब है और ये विरोध करते थे माननीय ट्रंप साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। लेकिन इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, वहां उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। पहले तो अपने पड़ोसी देश कनाडा को खूब धोया, फिर उसके बाद इमैनुअल मैक्रों को धोया कि कौन चश्मा तुम लगाते हो, तुमको कोई शऊर नहीं है, बेवकूफ आदमी हो, तुम हमें आंख दिखा रहे हो। जिसको भी चाहा डोनाल्ड ट्रंप ने उसको धो दिया। और उसके बाद फिर घटना हुई वेनेजुएला की। वेनेजुएला की घटना तो पहले ही हो गई, उसको उठा के लेके चले आया था मदुरो को और फिर धमकी देने लगा कि भाई हम तो डेनमार्क लेंगे, ग्रीनलैंड लेंगे। और इसी बीच में डेनमार्क ग्रीनलैंड की बात हो ही रही थी कि हमला कर दिया उन्होंने ईरान पे, और वो भी तब जब ईरान के साथ निगोशिएशन चल रहा है। और उस निगोशिएशन में इनका अपना दामाद कुशनर भी मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का। बातचीत हो रही है। पेंटागन जो डिफेंस है वो सलाह दे रहा है, वो कह रहा है कि ईरान अमेरिका पर कोई हमला नहीं करेगा। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि न्यूक्लियर हमला कर सकता है, ये बात बिल्कुल झूठ है। ईरान कोई हमला करने नहीं जा रहा है। ईरान की अभी कैपेसिटी नहीं है कि वो अमेरिका पर आकर के अननेसेसरी वॉर थोप दे और हमला कर दे। तो ये कहना कि ईरान हमला करने का मन बना रहा है अमेरिका ऊपर, ये गलत है। ये डिफेंस की ब्रीफिंग है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं माने। और इस बीच में इजराइल के साथ उनकी कोई बातचीत हुई होगी, जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। खैर, अब ईरान के ऊपर हमला हो गया, ईरान का युद्ध जारी है। भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था कि आप रसिया से तेल नहीं खरीद सकते। क्यों? उस वक्त वो रसिया को धमकी दे रहा था। रसिया और चाइना को धमकी देने पर लगा हुआ था कि आप भारत से तेल नहीं खरीद सकते, रसिया से तेल नहीं खरीद सकते। आप जो तेल खरीद रहे हैं उसके बदले में उनको आर्थिक मदद मिल रही है और उस आर्थिक मदद का वो इस्तेमाल यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने में कर रहा है। अनाप शनाप उलूल जुलूल जिसका कोई सिर नहीं पैर नहीं, इस तरह का आर्गुमेंट दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप। कल डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई फोन पर। 28 फरवरी को जब उन्होंने अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। दोनों की बातचीत हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री का एक ब्रीफ आया कि भाई हमने उनसे कहा है युद्ध कोई इलाज नहीं है, शांति चाहिए, हम सबको शांति चाहिए, शांति से काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बीच में हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो अपना अलग राग अलाप रहा है। वो कह रहा है कि हम तो मीडिएशन के लिए तैयार हैं और इस्लामाबाद सबसे माकूल जगह है जहां पर इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों बैठ सकता है। खबर भी आई कि पाकिस्तान मीडिएशन का काम कर रहा है। पाकिस्तान मीडिएशन का काम इसलिए कर रहा है कि उसको लग रहा है कि पाकिस्तान को मदद करता रहा है ईरान। उस तरह से ईरान ने कभी पाकिस्तान की मदद नहीं की। खासतौर से भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर वो ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ कभी ईरान। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थोड़ी बहुत लीनियंसी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है।
इसलिए उनकी थोड़ी बहुत लीनियंसी थी। खैर, जो भी मुद्दा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। इसका कोई ज्यादा महत्व है नहीं पाकिस्तान का। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बात बताई है कि कैसे तुलसी गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है। वो टेररिस्टों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके पास, टेररिस्ट ही वो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो पड़ोसी देश के ऊपर हमला करे या पूरी दुनिया के अन्य देशों में हमला करे। दुनिया के अन्य देशों में जा करके उनके दर्शन को आगे बढ़ाने का धंधा करता है और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाता है, और कट्टर इस्लाम का समर्थक देश है पाकिस्तान। ये तुलसी गबार्ड का है मानना। अब तुलसी गबार्ड कौन है आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, जो बात बताने आया हूं, वो बात है सरगेई लावरोव, विदेश मंत्री हैं रसिया के। उनके हवाले से खबर आई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं। अब 2026 में ही जा रहे हैं। अब 2026 में जा रहे हैं तो क्या अभी जा रहे हैं या एक आध 2 महीने के बाद जाएंगे? बातचीत चल रही है, शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस जा रहे हैं। अगर इजराइल, अमेरिका, ईरान के युद्ध के मध्य प्रधानमंत्री मोदी की कोई यात्रा शेड्यूल हो जाती है रसिया की, तो ऐसी परिस्थिति में 28 फरवरी के बाद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे देश में जाने की यह बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होगी। आपको मालूम होगा कि अप्रैल की यात्रा प्लान्ड है डोनाल्ड ट्रंप की चाइना की, लेकिन उसे मुलतवी कर दिया गया है, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अप्रैल में जाने की बात थी वो अब टल गया है। नई तारीख कोई आई नहीं है, नया महीना कोई आई नहीं है। जाना एक शेड्यूल है कि 2026 में ही डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उसका शेड्यूल आया नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की रूस यात्रा की घोषणा हो गई, कंफर्म हो गया, और ये कोई एरू गैरू नत्थू खैरू लोगों ने कह दिया या सोर्सेस के हवाले से है, ऐसा नहीं है। जो रसिया के विदेश मंत्री हैं वो आकर के ब्रीफ करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही रसिया की यात्रा करेंगे। जिस प्रधानमंत्री मोदी को रसिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, अब आप कल्पना कीजिए। इसीलिए कहते हैं कुछ ना कुछ तो भारत में है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत गड़बड़ा गई है, इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी है। राहुल गांधी भी अभी कह रहे थे कि मोदी की जो पर्सनल पॉलिसी है वही फॉरेन पॉलिसी हो गई है, और मोदी कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए इंडिया भी कंप्रोमाइज्ड हो गया है। और भारत को अपने दर्शन में परिवर्तन करना चाहिए। कौन सा दर्शन करना चाहिए? वही खिलाफत वाला दर्शन जिसको गांधी जी ने समर्थन किया था। आप कहें तो वही समर्थन करते हैं। खिलाफत का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि लग रहा था कि उनको समर्थन कर देंगे तो हमको आजादी मिल जाएगी। ये चाहते हैं आप क्या? या इंग्लैंड का समर्थन कर देंगे वर्ल्ड वॉर्स में तो हमको आजादी मिल जाएगी? आप इस तरह की फिलॉसफी को चाहते हैं? ऐसा नहीं हुआ। 1950 के बाद आप तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में रहे, लेकिन आप लीनियंट रहे टुवर्ड्स इन्हीं देशों के प्रति, लीनियंट रहे। नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर तो बने। आज उसी नॉन अलाइंड के मुद्दे पर भारत चल रहा है। मैंने अभी एक वीडियो भेजा है, अगर आप वो चला सकें, जिस वीडियो का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि वर्ल्ड मीडिया कैसे दिखाती है, वर्ल्ड मीडिया कैसे कह रही है कि भारत कमाल की पॉलिसी करता है। वो अमेरिका का भी डियर फ्रेंड है, रसिया का भी डियर फ्रेंड है, चाइना का भी डियर फ्रेंड है, यूरोपियन यूनियन का भी डियर फ्रेंड है, पूरी दुनिया का डियर फ्रेंड है। और अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया का टैंकर फंसा हुआ है, चाइना का टैंकर निकल रहा है और भारत का टैंकर निकल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और उन्होंने कहा कि माय डियर फ्रेंड, और ये कहते हुए ही ईरान ने भारत के टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने की अनुमति दे दी।
2 टैंकर उनके पहुंच Just this चुके हैं। morning, India's Reliance tanker- confirmed it's like one of the largest industrial conglomerates in India. They just purchased 5 million Indian barrels of Iranian formerly sanctioned oil, a bunch of ships that just passed through the Straits of Hormuz straight on their way to New Delhi. All right. And so the Indians, again, look, it's not just my heritage. I just respect the way these people conduct business. They're like, look, we're not with America. We're not with Russia. We're in it for us. There's cheap oil on the market. We're going to buy it. What did they do? They're not party to the war. They called the Iranians up. Modi's like, my dear friend, the president of Iran. Every leader is his dear friend. He calls him up and he's like, hey, I need my ships through. I need oil. They're like, okay, no worries. Although I think the U.S. also gave them the green light. No, to do that too. But yeah. I'm saying, if you put all this together, you can clearly very see here that other countries are exploiting and going end loops, to the extent that they can around the United States. So what does Iran feel? They're in the pole position. They're able to command the strait. They're able to demand, in some cases, there are reports of people paying $2 million for passage, which is approximately $1 per barrel. Easy. They'll be able to reclaim that in an insurance surcharge later on down the line. They actually अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि विदेशी मीडिया, फॉरेन मीडिया ये चला रही है, ये कौन सा पॉलिसी है? मोदी फोन करता है ईरानी राष्ट्रपति को, माय डियर फ्रेंड, और उनका सारे लोग सारे डियर फ्रेंड हो जाते हैं, उनके फ्रेंड हो जाते हैं। मोदी ने फोन किया और कहा कि मुझे मेरा टैंकर रिलीज कर दो, और उनका टैंकर रिलीज कर दिया इमीडिएटली। तो चाइना का टैंकर रिलीज हो रहा है, भारत का टैंकर रिलीज हो रहा है, और इसकी चर्चा फॉरेन मीडिया में हो रही है, फॉरेन मीडिया में हो रही है। तो एक बात तो मान करके चलिए, मोदी की आलोचना करने के विषय अलग हैं, आलोचना की जा सकती है। इस मुद्दे पर मैं कल बात करूंगा कि मोदी कैसे डरा रहे हैं देश को, लेकिन उस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में। लेकिन एक बात तो समझिए कि मोदी ने ईरान